अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 147 बराबरी का हिसाब। क्या है इसमें? लैला ने हंसराज के रखे हुए लिफाफे को गौर से देखते हुए पूछा तो हंसराज ने एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए कहा, अरे मैम, आपके सामने रखा है, अब जो है वो देख लीजिए ना क्या है। लैला ने झिझकते हुए वो एनवेलप उठाया और उसका एक सिर खोलकर अंदर झांका तो एकदम से जैसे कांप के रह गई। अंदर 500 के नोटों का एक मोटा सा बंडल मौजूद था। लैला ने बिजली की तेजी से उसे वापस टेबल पर रखा और हंसराज पर एक सख्त नजर डालते हुए बोली, मैं जान सकती हूँ कि ये क्या है? हंसराज ने एक हल्का सा ठहाका लगाते हुए कहा, ये ऊंच नीच समझाने का हमारा तरीका है। इस रकम से आप क्रांति की उबाल मारते खून को थोड़ा ठंडा कर सकती हैं। और ये मत सोचिएगा कि ऑफर सिर्फ आपके लिए है। आपसे पहले भी इन जैसी पोस्ट पर जितने भी लोग मौजूद थे वो बखूबी इस ऑफर का फायदा उठाते रहते थे, क्योंकि समझदारी इसी में है। लैला मन ही मन हंसराज को जवाब देने के लिए शब्द तलाश रही थी, जबकि हंसराज ने आगे कहा, और जिन लोगों की पैरवी लेकर आप यहाँ आई है ना, उनको खुद अपनी नहीं पड़ी लैला मैम, तो किसी और को उनके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। देखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद तो इन लोगों के लिए इंडस्ट्री वालों से मनमुटाव कर लेंगी, लेकिन यही लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। लैला से उनकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो पाई। उसने एकदम से उठते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले के बाकी के लोगों ने इस पोस्ट के साथ कैसे इंसाफ किया, लेकिन मैं इन गरीब लोगों के साथ ऐसे नाइंसाफी नहीं होने दे सकती। इसलिए नहीं कि मुझे आप या आप जैसे बड़े लोगों के साथ कोई मनमुटाव मोल लेना है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इनकी और इन जैसे तमाम लोगों की वाकई में फिक्र है। कहते हुए लैला उठी और साथ में वो एनवेलप भी उठा लिया। फिर उन पैसों पर एक नजर डालकर बोली, फिलहाल मैं ये पैसे उन लोगों के लिए ले रही हूँ जो कि उन तमाम लोगों में बराबर बंटवा दिया जाएगा। उनका बाकी का मेहनताना आप कब और कैसे देंगे, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको 1 हफ्ते का वक्त दे सकते हैं। अगर इस 1 हफ्ते में आपने इन लोगों का बकाया नहीं चुकता किया तो फिर मैं बंबई सिने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पास ये मामला जरूर लेकर जाऊंगी। और सर, एक आखिरी रिक्वेस्ट, इस बात को अपने मेल ईगो पर मत लीजिएगा, क्योंकि ये कोई धमकी नहीं, ये एक विनती है। कहकर लैला एकदम से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे हंसराज हैरान परेशान सा खड़ा का खड़ा रह गया। वो हंसराज के केबिन से बाहर निकली। बाहर बेंच पर बैठे उसके साथ आए लोगों के चेहरे पर एक उम्मीद सी थी। वो लैला की तरफ टकटकी लगाए तब तक देखते रहे जब तक लैला उनके पास नहीं आ गई। उनमें से एक ने जल्दी से पूछा, क्या कहा प्रोड्यूसर साहब ने? लैला ने एक नजर उस बूढ़े जूनियर आर्टिस्ट की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों की रौनक लैला के हाँ या ना जवाब पर ही टिकी हो। लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी की बात है काका, उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं अभी के लिए, बाकी वो लोग 1 हफ्ते बाद सोचकर जवाब देंगे। और अगर फिर से टाल मटोल की तो हम लोग इनके एसोसिएशन में जाकर बात करेंगे। बस आप लोग अभी के लिए थोड़ा सुकून का सांस लीजिए। फिर उसने अपने पास ही खड़े डेविड को वो एनवेलप थमाते हुए कहा, अंकल, इसमें कुछ रुपए हैं, काउंट करके इनमें बराबर से बांट दीजिए। जी बेटा। कहकर डेविड ने वो एनवेलप थामा और फिर सब लैला के पीछे पीछे बाहर की तरफ निकल गए। लैला के कर्मों में जो कॉन्फिडेंस था वो वहां मौजूद हर एक आदमी ने महसूस किया था, यहाँ तक कि वही स्पेशल गेस्ट के बीच में बैठे कबीर ने भी। वो एकदम से उठा और हंसराज के केबिन में नॉक करके चला आया। हंसराज टेंशन में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। कबीर पर नजर पड़ते ही उसने एक फीकी सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, ओ कबीर, प्लीज हैव अ सीट। कहकर उसने कबीर की तरफ सिगरेट का पैक बढ़ाया। कबीर ने उसमें से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाते हुए बोला, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? क्या कह रही थी लैला रॉय?
कबीर का पूछना था कि हंसराज एकदम से झल्लाहट भरे अंदाज में बोला, यार एक तो मेरे समझ में नहीं आता कि जूनियर आर्टिस्ट का हर बार कोई ना कोई नया मसीहा क्यों पैदा हो जाता है। सारा मूड खराब कर दिया। जूनियर स्टाफ के कुछ पैसे बाकी थे, मैंने मामला सेटल करना चाहा तो वही पैसे उठाकर उन लोगों में बांट दिया। ये लड़की पागल वागल तो नहीं है। उसकी बात सुनकर कबीर को हंसी आ गई। वो ऐसी ही है हंसराज। वैसे एक बात बताऊं, उसकी जगह पर मैं भी रहता ना तो यही करता, और तुम्हें भी तो इंसाफ से काम लेना चाहिए ना। हंसराज ने उसकी हंसी पर नागवारी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें हंसी आ रही है या मेरी नई फिल्म के मुहूर्त का सारा मजाक किरकिरा कर गई वो लड़की? तब कबीर ने सीरियस लहजे में कहा, देखो हंसराज, लड़की पर गुस्साने की बजाय तुम खुद सोचो कि वो गलत है या तुम। और रहा सवाल जूनियर आर्टिस्ट के पैसों का, तो वो तुम्हें आज या कल देना ही है, तो फिर टालने से क्या फायदा। इसीलिए मेरी समझ में चाहे किश्तों में ही सही, उन्हें उनके पैसे देने के लिए हामी भर दो। कबीर की बातों ने हंसराज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लैला और मारिया जब वापस घर लौटी तो मारिया ने महसूस किया कि लैला के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून है। दोनों किचन में साथ में लंच प्रिपेयर कर रही थी कि मारिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, पता है लैला मैम, कभी कभी ना मैं आपको लेकर सोच में पड़ जाती हूँ। मेरा मतलब है कि आपकी उम्र और आपकी सूझबूझ का कोई मैच ही नहीं है। जब से आपके साथ हूं ना, तब से बस यही महसूस करती आई हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आई हो आपके सामने, आपने हर एक परेशानी का जिस सूझबूझ और समझ के साथ सामना किया है ना, वो आपकी उम्र के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। लैला अपनी तारीफ सुनकर कुछ झेपते हुए बोली, वैसे राज की बात बताऊं मारिया, यहाँ बंबई आने से लेकर अब तक के सफर में जितनी बार भी मैं किसी परेशानी से सही सलामत निकल कर आई हूं ना, उसके शुरुआती दौर में तो शायद मैंने कभी भी कुछ प्लान करके नहीं किया था। चीजें बस मेरे हिसाब से ढलती गईं। मैंने सिर्फ खुद से एक ही वादा किया था कि मुझे यहाँ सरवाइव करना है किसी भी हाल में, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लिए रास्ते बनते ही चले गए, कभी आसान तो कभी मुश्किल। कहकर लैला ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, हाँ अब जरूर ये लगता है कि कोई फैसला लेने से पहले सोचती हूँ कुछ, तब जाकर उसके लिए कदम उठा पाती हूँ। लेकिन ये सोच समझकर चलने का तरीका ना अभी हाल के दिनों में ही डेवलप हुआ है। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज आई। मैं देखती हूँ, कहकर लैला ने एप्रन में लगे डस्टर से हाथ पहुंचा और दरवाजे की तरफ चली आई। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने सुजॉय खड़ा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, मैम मैं आपकी कार लेकर आया था। लैला ने दरवाजे से साइड हटते हुए उसे अंदर आने की जगह दी और बोली, प्लीज आइए, मैं किसी को भेज के मंगवा लेती ना, आपने क्यों तकलीफ की। कहकर उसने सुजॉय को हॉल में ही बैठने का इशारा किया तो वो वहीं सोफे पर बैठते हुए बोला, तकलीफ नहीं हुई कोई, फार्म हाउस से ड्राइवर ही लेकर आया था, मैंने सोचा कि मैं ही पहुंचा कर आता हूं। सुजॉय की आवाज सुनकर मारिया ने किचन से आते हुए कहा, हेलो सर, बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं आप। आज लैला मैम ने अपने हाथों से फिश करी बनाई है, और फिर नई कार की खुशी में ऐसे भी सेलिब्रेशन तो बनता ही था। वैसे अच्छा ही हुआ जो आपने मैम को कार गिफ्ट कर दी, वरना इतनी बड़ी हीरोइन कहाँ टैक्सीज में घूमती अच्छी लगती। मारिया की बात सुनकर लैला और सुजॉय दोनों ही साथ में हंस पड़े थे, जबकि उन दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर किचन में वापस लौटती हुई मारिया मन ही मन में सोच रही थी, ओ गॉड, इतने दिनों बाद दोनों साथ में ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इन लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रहे। क्या पता मारिया के दिल से निकली ये दुआ का असर नसीब होना था या नहीं। इधर हॉल में सुजॉय ने अपने सामने बैठी लैला को गौर से देखते हुए कहा, तो क्या प्लान है। लैला ने फर्श पर झुकी हुई नजरें उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, किस बारे में। लैला के नजरों में मौजूद सवाल की मासूमियत ने
सुजॉय को पर बस कल का जेनी का रवैया याद दिला दिया। उसे एक बार फिर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। से अजीब से एहसास ने आ घेरा। कल से अपनी बॉडी के इर्द गिर्द कसी हुई जेनी की बाहें उसे ऐसा महसूस दिला रही थी जैसे कि अनजाने ही उसे कोई पाप सा हो गया हो। लेकिन अभी लैला के सामने बैठकर खुद पर पड़ने वाली उसकी नजरों की एक झलक ने जैसे उसे अंदर तक पाक कर दिया था। सुजॉय की नजरों में एक अजीब सी बेबसी सी उतर आई थी। उसके दिल की अभी ये हालत हो रही थी जैसे कि वो सारी दुनिया की सोच फिक्र से पीछा छुड़ाकर एकदम से लैला को अपने गले से लगा ले। जबकि सामने बैठी लैला उसकी नजरों की तपिश महसूस करके खुद में सिमटी जा रही थी। अपने ख्यालों में डूबे हुए जब उसे लैला के अनकंफर्टेबल होने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, ड्राइविंग सीखने के बारे में किसी मोटर ड्राइविंग क्लास वाले से बात करूं? लैला ने एक बार और इस बारे में सोचा और बोली, मुझे लगता है मैं आपसे सीखने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। I mean, अगर आपके पास वक्त हो तो, नहीं तो हम मोटर ड्राइविंग क्लास वालों से बात कर सकते हैं। लैला का डिसीजन सुनकर सुजॉय के बुझे हुए चेहरे पर तो जैसे पहाड़ सी आ गई। उसने जल्दी से कहा, सुबह का वक्त तो खाली ही रहता है और वैसे ही मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें सीखने में, इसीलिए मैं कर लूंगा मैनेज। तो कल से शुरू करें? सुजॉय ने हड़बड़ी में कहने को तो कह दिया, लेकिन उसे फिर थोड़ा ऑकवर्ड भी लगने लगा था। हद दर्जे की हड़बड़ी है तुझे सुजॉय। क्या सोचेगी लैला कि जितनी मुझे सीखने की जल्दी नहीं है उतनी इसे सिखाने की बेचैनी है। तू भी ना कभी कभी अजीब ही हरकत कर जाता है। सुजॉय ने मन ही मन में खुद को डांटते हुए सोचा। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तब तक मारिया ने लंच के लिए टेबल तैयार कर दिया था। लैला ने अपने हाथों से सुजॉय के प्लेट में खाना सर्व किया और एक एक प्लेट अपने और मारिया के लिए निकाल ली। सुजॉय खाना शुरू कर चुका था। लैला ने अभी पहला कौर भी नहीं उठाया था कि तभी सुजॉय की हल्की सी चीख उभरी। आह! लैला ने हाथ में उठाया हुआ कौर वापस प्लेट में रखा और एकदम से तड़प कर पूछा, क्या हुआ? कांटा चुभ गया क्या? लैला की आंखों में छाए परेशानी के बादल देखकर सुजॉय कुछ पलों के लिए जैसे भूल ही गया जैसे उसे कोई तकलीफ भी हुई थी। उसने मुंह खोले हुए बस उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, बहुत जोरों से। फिर जैसे उसे होश आया कि वो अभी किस हाल में है, इसीलिए उसने जल्दी से मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर जीप की साइड में। लैला ने जल्दी से उसके खुले हुए मुंह में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, मैं निकालने की कोशिश करूं? सुजॉय ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोला, बेसिन की तरफ चलते हैं। कहते हुए उसने बेसिन के पास आकर एक दो बार गागल किया और फिर लैला के सामने खड़े होते हुए बोला, अब देखना। लेकिन 6 फीट की हाइट वाले सुजॉय के सामने खड़ी लैला ठीक से उसके मुंह के अंदर देख भी नहीं पा रही थी। उसने पंजे के बल उचक कर देखने की जैसे ही कोशिश की, वो एकदम से लड़खड़ा कर सुजॉय के सीने से जा लगी। सॉरी, वो मैं, कहकर उसने तेजी से सुजॉय से अलग होने की कोशिश की, लेकिन शदीद दर्द से उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चोटी का एक हिस्सा सुजॉय के शर्ट की बटन में जा फंसा था। ये पता लगते ही लैला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अभी वो सुजॉय के सीने से इतने करीब थी कि उसकी बेतरतीब धड़कनें लैला के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। वो लगातार अपनी उंगलियों से सुजॉय के शर्ट से उलझे अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन चाहकर भी वो कामयाब नहीं हो पाई। उसकी कोशिशें देखकर सुजॉय अपनी जीभ में फंसे कांटे की बेचैनी जैसे भूल चुका था। उसने अपने सीने से लगे लैला के हाथ को एकदम से थामते हुए कहा, तुम छोड़ो, मैं देखता हूं। लैला ने उसके हाथों की छुअन महसूस करते ही तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसके बालों में उसे एक सरसराहट सी महसूस हुई। वो इस तरह से उलझी हुई थी कि वो पलटकर देख भी नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसा एहसास था। जबकि सुजॉय ने अपनी उंगलियों से
लैला की कमर से नीचे लटकती चोटी का आखिरी सिरा थामा और उसमें फंसा रबर बैंड धीरे धीरे खींचने लगा। लैला के नर्म बालों का मखमली एहसास, उस पर उसका इतना नजदीक होना, सुजॉय को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जबकि उसकी उंगलियां एक एक करके लैला की लंबी सी चोटी के एक एक गिरह खोलती जा रही थी। क्या सुजॉय के बदलते एहसास लैला को भी बेचैन कर देंगे? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।